नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। इसके पहले हमने अरस्तू के सभी टॉपिकों पर बात कर लिया है। आज ये हमारा अरस्तू का लास्ट टॉपिक है संविधान का वर्गीकरण। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अरस्तू ने किस आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया है। हम इसके पहले हमने आपको बताया था कि अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात उसने अपनी पॉलिटी को दिया हुआ है और इसे ही वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो चलिए देखते हैं अरस्तु क्या कहता है। अरस्तु कहता है संविधान या पॉलिटी राज्य का ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है। यानी संविधान जो होता है एक राज्य का सर्वश्रेष्ठ संगठन होता है। इसी के आधार पर वह पदों का वितरण करता है। यानी एक राज्य के संचालन में किसकी क्या भूमिका होगी, किसका क्या कार्य होगा, या इसको बताता है। विशेषकर ऐसे पद का निर्धारण जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च होता है। वह कहना चाहता है कि जो राजनीतिक मामले होते हैं उसमें सबसे सर्वोच्च क्या होगा या इसका निर्धारण कौन करेगा, संविधान करेगा। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहला यह विचारक है जिसने शक्ति पृथक्करण की बात की हुई है। हम देखेंगे कि इसके पहले किसी विचारक ने भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका को अलग अलग पृथक्करण करके ऐसा नहीं विचार दिया था। सबसे पहले जो विचारक है या जो थिंकर है वह अरस्तु है। इसी ने ही बताया है कि शक्तियों का पृथक्करण किस आधार पर करना चाहिए। तो यह अरस्तु के विचारों में ऐसा देखने को मिलता है। अरस्तु का संविधान वर्गीकरण प्लेटो की पुस्तक द स्टेटमैन से प्रभावित है। जो प्लेटो की पुस्तक है द स्टेटमैन, इसमें भी प्लेटो ने अपने संविधान का दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। उसी पर अरस्तु भी उसी को आधार मानते हुए यह भी संविधानों का वर्गीकरण करता है। अब हम आगे देखेंगे। अरस्तु कहता है संविधान राज्य का ही रूप है। यानी जो संविधान होता है वह राज्य का रूप होता है। यानी एक संविधान के द्वारा ही राज्य का संचालन होता है। इनके अनुसार संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वह विशेषताएं तीन रूप में वह बताता है। सबसे पहली विशेषता क्या है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। अरस्तु कहता है जो विभागों का निर्धारण व बंटवारा वह संविधान के आधार पर ही होता है। विभाग यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सभी को जो कार्यों का बंटवारा होता है, यानी कार्य उनके लिए क्या निर्धारित किए जाए और शक्ति का क्या पृथक्करण है, किसको कौन सा शक्ति प्रदान किया जाता है, यहाँ एक संविधान के आधार पर ही हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा है सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण। यानी एक जो शासक होता है, सर्वोच्च सत्ता जिसके पास होती है, उसका किस आधार पे हम निर्धारण करेंगे, यानी शासक का निर्धारण कैसे करेंगे। और तीसरा है राज्य के उद्देश्य का उल्लेख। सबसे मुख्य अहम भूमिका राज्य का उद्देश्य होता है। यानी कि एक राज्य अपनी प्रजा के हित में कैसे कार्य करता है और उसका अपनी प्रजा के साथ क्या संबंध होता है। यानी राज्य का ये उद्देश्य होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सद्गुण हो, अच्छे विचार हो और राज्य की प्रजा के बीच में न्याय हो, ऐसा अरस्तु मानता है। तो चलिए देखते हैं अरस्तु आगे क्या कहता है। अरस्तु कहता है संविधान राज्य का आधार है। वह संविधान को ही राज्य का आधार मानता है। संविधान में परिवर्तन होते ही राज्य का स्वरूप बदल जाता है। यानी अगर किसी संविधान में किसी ढांचे को अगर हम परिवर्तित करते हैं तो हम देखते हैं कि जो राज्य का स्वरूप होता है वह बदल जाता है। तो इसी आधार पे अरस्तु कहता है कि संविधान जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, या यूं कहे एक राज्य का स्तंभ है। अब हम आगे देखेंगे कि अरस्तु के संविधान
वर्गीकरण का क्या आधार है? अरस्तु, चूंकि अरस्तु अपने संविधान को वर्गीकृत करता है दो आधारों पे, वहाँ दो आधार मानता है संविधान को बांटने के लिए। सबसे पहला आधार उसका है संख्याओं का आधार, यानी जो शासक वर्ग होता है उनकी संख्याओं पर यह निर्धारित करता है कि कितनी संख्या है, उसी आधार पर एक शासन सत्ता को कैसे संचालित किया जा सकता है। और दूसरा है नैतिकता का आधार, यानी एक शासक का क्या नैतिकता है। अगर शासक शुद्ध रूप यानी जनहित में कार्य करता है तो अच्छी बात है, और अगर वह विकृत यानी स्वार्थी हो जाता है तो यहीं पर वो जो शासन होता है बदलकर दूसरा शासन स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में अरस्तु कैसे बताता है, आइए देखिए कि किस तरह से एक सत्ता पलट जाती है एक शासक के बदलने पर, या एक शासन का जो नैतिकता है वो आधार अगर बदल जाता है, यानी शुद्ध रूप से अगर वह विकृत रूप में परिवर्तित होता है तो एक शासन वर्ग दूसरे शासन वर्ग में बदल जाता है। अब हम देखेंगे अगर एक व्यक्ति का शासन रहेगा, अरस्तु बताता है, तो वहाँ पर राजतंत्र होगा यानी मोनैरिकी। इंग्लिश वर्ड को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि हिंदी वर्ड बहुत सारे हैं, हर जगह अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश का एक ही रहेगा, तो आप इंग्लिश को ध्यान से देखते रहेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी मोनैरिकी की बात करता है, या मोनैरिकी को एक अच्छा शासन बताता है या शुद्ध रूप है, क्योंकि एक राजा होता है इसमें और उसकी प्रजा होती है जिस पर राजा का नियंत्रण होता है। लेकिन अगर यही राजा, अरस्तु कहता है, अगर ये जनहित में कार्य ना करते हुए व्यक्ति, अगर जो ये राजा है ये अपने स्वार्थ पूर्ति में लग जाता है, यानी अपने स्वार्थ को पूरा करने लगता है, जनहित में कार्य नहीं करता है, तो ये जो इसकी सत्ता है लोग इसे हटाकर तब ये एक निरंकुश तंत्र यानी टिरनी, इसको टिरनी बोलेंगे, टिरनी में बदल जाएगा ये शासन। अब यहाँ अगर कुछ लोगों का शासन आता है टिरनी यानी अगर निरंकुश तंत्र हो जाता है तो जानते हैं कि जनता उपद्रव करने लगेगी और अराजकता आ जाएगी, तो फिर शासन सत्ता से शासक को हटा दिया जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे फिर अगर कुछ लोगों या कुछ व्यक्तियों का शासन स्टार्ट होता है जिसे हम कुलीन तंत्र कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी में अगर कुछ व्यक्ति जैसे उसमें संख्याओं में वहाँ कुछ रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे, और ये अगर सारे व्यक्ति अलग अलग विचार के होंगे, ये अपनी स्वार्थ पूर्ति में लग जाएंगे, वो अपने स्वार्थ में, तो यहाँ भी अराजकता आ जाएगी और जो यहाँ जो शासन है वो बदल जाएगा एक धनिक तंत्र में, यानी वहाँ की जनता एक धनिक तंत्र को लाएगी और इसे ओलिगार्की बोलेंगे। यह धनिक तंत्र जो है संपत्ति धारक होगा, और ये जब ये संपत्ति धारक वर्ग तंत्र होगा तो इसमें अरस्तु बताता है कि एक संपत्ति धारक जो व्यक्ति रहेगा या शासक रहेगा वह लालच बस संपत्ति को धारण करने लगता है, तो राज्य में अराजकता आ जाती है, जिसकी वजह से फिर वहाँ की प्रजा डिसाइड करके अनेक व्यक्तियों की शासन को स्थापित करता है, जिसे हम पॉलिटी या बहुतंत्र के नाम से जानते हैं। आप इसे पॉलिटी के नाम से ही जानिए, और इसी को अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है, क्योंकि वह कहता है कि इसमें बहुत से लोगों का शासन रहेगा और कई वर्ग से रहेगा, इसमें यह मध्यम मार्ग भी अपनाया है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी, तो आगे आइए चलिए देखते हैं। लेकिन यहाँ भी ये कहता है कि यहाँ भी अगर अराजकता फैल जाती है तो फिर जो वहाँ की जनता रहेगी वहाँ डेमोक्रेसी को स्थापित करेगी, यानी भीड़ तंत्र। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से पॉलिटी को इसने इम्पोर्टेंट दिया है। तो चलिए, जो अरस्तु का संविधान है इसने इसकी क्या विशेषताएं हैं। अरस्तु ने पॉलिटी को शासन यानी जो संविधान में पॉलिटी वर्ग है उसको यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि जो पॉलिटी होता है, आगे देखें, पॉलिटी स्वर्णिम
औसत यानी गोल्डन मीन के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो क्रांति के स्वरूप से बचाता है। गोल्डन मीन मीन्स होता है कि मध्यम मार्ग को अपनाना, यानी ना इसमें ज़्यादा अमीर लोग रहेंगे, संपत्ति धारक व्यक्ति ना रहेगा, ना ही गरीब व्यक्ति रहेंगे अत्यधिक, यहाँ बीच के मार्ग को अपनाता है। इसी को ही हम कहेंगे गोल्डन मीन। तो इसलिए अरस्तु पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इस पॉलिटी के तहत मिश्रित संविधान को स्वीकार करता है अरस्तु। कहता है इसमें ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का मिश्रण रहेगा। ओलिगार्की यानी धनिक तंत्र और डेमोक्रेसी यानी वर्ग जनतंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स यानी जनतंत्र, धनिक तंत्र या और जनतंत्र मिलकर ही पॉलिटी का निर्माण करेंगे। यानी ये बीच का मध्यम मार्ग अपनाता है कि ना इसमें धनिक तंत्र रहेंगे और ना ही बहुत सारे गरीब वर्ग रहेंगे, बल्कि यहाँ बीच का रास्ता अपनाकर या मिश्रित संविधान को देता है। इसलिए यहाँ पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आगे देखेंगे, डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र बहुमत की सरकार होती है। बहुमत की सरकार होती है जिस पर मुक्त लोग गरीबों का नियंत्रण होता है। जो डेमोक्रेसी होता है उसके बारे में इसने स्पष्टता कहा है कि जो डेमोक्रेसी होगा उस पर गरीब और मुक्त लोगों का नियंत्रण होगा, जबकि ओलिगार्की यानी धनिक तंत्र जो होंगे उसमें धनी यानी संपत्ति धारक बेहतर स्थिति वाले अल्प मत का नियंत्रण होगा। जो डेमोक्रेसी होगा इसमें गरीब वर्ग रहेंगे लेकिन इनकी जनसंख्या जो है ज़्यादा रहेगी। तो और जो ओलिगार्की यानी धनिक तंत्र रहेगा इनकी जनसंख्या कम होगी। तो इस आधार पे या बीच का रास्ता अपना के पॉलिटी को बताता है। तो यह कहता है जो मध्यम वर्ग के शासक को इसने शासन को अपनाया है, जो कि न केवल सामाजिक ढांचे में संतुलित स्थापित करता है बल्कि विभाजन पर अंकुश लगाकर राज्य को पतन से बचाता है। यानी अमीर गरीब को ये सामंजस्य बीच का मध्यम मार्ग अपनाकर यह कहता है कि क्रांति इस जो विभाजन होता है राज्यों के विभाजन पर यह अंकुश लगा सकता है। आगे हम देखेंगे, ये मध्यम वर्गीय शासन में दो आदर्श को निहित करता है। कहता है कि इससे समानता रहेगी और सहमति भी रहेगी। जब जनसंख्या अधिक रहेगी यानी डेमोक्रेसी जो बहुमत की सरकार रहेगी तो लोग सामान्यतः एक समान रहेंगे, और जब जनसंख्या यहाँ पे अत्यधिक होने से लोगों की सहमति भी बराबर की रहेगी। तो यहाँ जो शासन स्थापित होगा वह समानता और सहमति के आधार पर होगा, जो कि परिवर्तन करने में या क्रांति लाने में ये इसे रोकेगी। आगे हम देखेंगे संविधानों का चक्रीय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइक्लिक चेन, और अब इसके बारे में देखेंगे। क्रांति के कारण कोई भी शासन प्रणाली स्थिर नहीं रहती है। अरस्तु बताता है अगर अराजकता फैल जाती है तो वह शासन प्रणाली बदलकर दूसरे शासन प्रणाली को स्थापित करता है। यानी वहाँ उस राज्य के जो प्रजा होते हैं, लोग होते हैं, दूसरे शासन प्रणाली को अपनाते हैं और दूसरे शासक को वहाँ सत्ता स्थापित करते हैं, और यह प्रायः बदलती रहती है। चलिए देखते हैं ये जो चक्रीय सिद्धांत अरस्तु का है क्या है। यह कहता है राजतंत्र मोनैरिकी, इसके बारे में यह कहता है कि राजतंत्र श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसे वास्तविक रूप से उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक राजा का सब पर नियंत्रण स्वाभाविक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यह राजतंत्र को श्रेष्ठ बताता है, लेकिन यहीं पर यह पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ बताता है, क्योंकि कहता है कि यह सामान्यता इसे मतलब लोगों के बीच इसको रखा जा सकता है और लोग इसे मान सकते हैं या इसके समर्थन में आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे अगर राजतंत्र होगा, अगर एक व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, वहाँ शासक निरंकुश हो जाता है, तो वहाँ की जनता फिर से निरंकुश और वह व्यक्ति वहाँ का शासक निरंकुश हो जाएगा तो उसे टिरनी कहेंगे। फिर वहाँ की जो जनता होगी उसमें अराजकता फैल जाएगी। फिर उसके बाद ये लोग मिलकर
कुलीन तंत्र की स्थापना करेंगे। फिर ये यहाँ अगर अराजकता फैल जाती है तो फिर धनिक तंत्र की स्थापना होगी। यहाँ की जनता, जो धनिक तंत्र होंगे, अभी हमने आपको बताया, या संपत्ति धारक होंगे या अच्छी स्थिति वाले होंगे, तो ये अपने स्वार्थ पूर्ति में अगर लग जाते हैं तो यहाँ भी राज्य में अराजकता फैल जाएगी, यानी राज्य की जनता विद्रोह करने लगेगी। फिर यहाँ पे पॉलिटी का शासन आता है, यानी कि वह धनिक तंत्र और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दोनों का मिश्रण यहाँ पॉलिटी को बताता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ इसे मानता है। ना अमीर ना गरीब, बीच के रास्ते यानी मध्यम मार्ग को यहाँ अपना कर कहता है कि यहाँ श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी अगर भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न विचार रहेंगे तो भी राज्य में अराजकता आ सकती है। तो यहाँ से यहाँ फिर क्रांति हो सकती है। यहाँ के लोग फिर डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर बहुमत की सरकार बनाएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के बहुमत अगर विचार मेल नहीं खाते हैं तो लोग फिर यहाँ पे उपद्रव करेंगे, क्रांति करेंगे, फिर से मोनैर्की यानी राजतंत्र का स्थापना होगा। ये चक्र वैसे कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस आधार पे हमने देखा कि अरस्तु ने के संविधानों का वर्गीकरण किस तरह से किया है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करें।